वो एक अरबपति था जिसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत और एक ऐसा घर जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस रात तक जब उसने गलती से अपनी नौकरानी को अपनी बेटी के साथ लिविंग रूम के ठंडे फर्श पर सोते हुए पाया, तो उसकी सारी सोच, जीवन के सारे सिद्धांत ढह गए। एक छोटी सी लगने वाली तस्वीर ने एक ऐसे सच को उजागर कर दिया जिसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और उसके बाद जो हुआ, उसने न केवल उसे स्तब्ध कर दिया बल्कि पूरे समाज को खुद को फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। प्रिया ने तेज धूप वाली दोपहर में राठौर मेंशन के बड़े लोहे के गेट से अंदर कदम रखा। बरामदे की छत से सूरज की रोशनी चमकते हुए स्लेटी पत्थर के आंगन पर पड़ रही थी, जिससे उसकी पुरानी घिसी हुई चप्पलें और घिसे हुए पहियों वाला सूटकेस चमक रहा था। उसकी सफेद कमीज का रंग फीका पड़ गया था और ढीली ढाली काली पैंट उसने अपनी रूममेट से उधार ली थी। कोई स्वागत करने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। प्रिया खुद ही सीढ़ियां चढ़कर गहरे लाल रंग के लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और एक गहरी सांस ली। ये पहली बार नहीं था जब वो नौकरानी का काम करने जा रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसी जगह पर कदम रखा था जो किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा दिखता था। 3 मंजिला हवेली जिसमें करीने से तराशे हुए बोनसाई पौधों का बगीचा, किनारे पर कोई मछलियों वाला तालाब और हर कोने में सुरक्षा कैमरे लगे थे। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। उसकी आवाज रूखी थी। तुम प्रिया हो, है ना? अंदर आ जाओ, साहब मीटिंग में हैं। मैं मिसेस शर्मा हूं, यहाँ की मैनेजर। फालतू सवाल मत पूछना। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और एक आवारा बिल्ली की तरह डरते डरते अंदर चली गई। उसे बड़े हॉल से लंबे गलियारे से ले जाया गया और आखिर में एक छोटे से कमरे के सामने रोका गया जो गलियारे के अंत में था। मिसेस शर्मा ने दरवाजा खोला और उसके कमरे की ओर इशारा किया। साफ सुथरा रखना, शोर मत करना और बिना इजाजत दूसरी मंजिल पर मत जाना। अब मैं तुम्हें मेघा बेबी से मिलवाने ले जा रही हूं, विक्रम साहब की बेटी। याद रखना, उसे गले नहीं लगाना, उसे सुलाना नहीं, बस डायपर बदलना, उसे साफ करना और सफाई करना। प्रिया ने अपना गला साफ किया। उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। जी मैं समझ गई। मेघा एक छोटी परी थी, लेकिन बहुत चिड़चिड़ी, बेहद चिड़चिड़ी। 2 साल की होने से पहले ही उसके पास एक अपना कमरा था जो उस किराए के कमरे से भी बड़ा था, जिसमें प्रिया 3 साल तक रही थी। स्मार्ट खिलौने, एयर प्यूरिफायर, इंपोर्टेड बिस्तर, लेकिन कोई भी उसे शांत नहीं करा पाता था। पुरानी आया काम छोड़कर जा चुकी थी। वो बच्ची लगभग हमेशा डरी हुई रहती थी। या तो रोती थी या कमरे के कोने में छिप जाती थी। उस शाम प्रिया को बच्चों के कमरे की सफाई का काम सौंपा गया। मिसेस शर्मा ने अभी अभी उसे बच्ची से बात ना करने की हिदायत दी ही थी कि अंदर से दिल दहला देने वाली रोने की आवाज आई। प्रिया दरवाजे पर ही रुक गई। मेघा पालने में सिकुड़ी बैठी थी, एक कान कटे हुए टेडी बियर को पकड़े हुए। उसका गला रो रो कर बैठ गया था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। बेबी, चुप हो जाओ। प्रिया की आवाज हवा के झोंके की तरह धीमी थी, लेकिन न जाने क्यों रोना एक पल के लिए रुक गया। प्रिया एक और कदम आगे बढ़ी, घुटनों के बल बैठ गई और फिर अनजाने में गुनगुनाने लगी। एक पुरानी लोरी जो उसकी मां बचपन में गाती थी। वो खुद को रोक नहीं पाई। लोरी एक सहज प्रतिक्रिया की तरह उसके मुंह से निकल गई। एक ऐसी चीज जिसे वो भूल चुकी थी कि उसे याद है। वो लोरी जो उसकी मां गाती थी जब वो छोटी थी। वो लोरी जिसे उसने अपनी बेटी को खोने के बाद से गाने की हिम्मत नहीं की थी। मेघा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। प्रिया थोड़ा और पास खिसकी, पालने से 1 हाथ की दूरी पर फर्श पर बैठ गई। उसने बच्ची को नहीं छुआ, बस धीरे धीरे और धैर्य से गाती रही। कुछ मिनटों के बाद रोना पूरी तरह से बंद हो गया। मेघा ने पालने की सलाखों के ऊपर से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ गद्दे पर रख दिया ताकि बच्ची का हाथ उसकी तर्जनी को छू सके। फिर बच्ची सो गई। वो वहीं बैठी रही, दीवार से पीठ टिकाए, सिर घुटनों पर रखे। उसकी पलकें भारी हो रही थीं। वो ठंडे फर्श पर ही सो गई। तुम यहां क्या कर रही हो? बिजली की कड़क जैसी एक चीख सुनाई दी।
प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसने गले तक बंद सफेद कमीज पहनी हुई थी। उसके हाथ में फोन कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी तेज आंखें ऐसी थीं जैसे वे सब कुछ देख सकती हों। मैं माफी चाहती हूँ, बेबी रो रही थी और सो नहीं रही थी। तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में आने की इजाजत किसने दी? प्रिया कांपने लगी। मैंने उसे छुआ नहीं। मैंने बस लोरी गाई और फर्श पर बैठी रही। तुम खुद को समझती क्या हो? एक नौकरानी को मेरी बेटी को सुलाने का अधिकार है? उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। मेघा पालने में हिली और फिर आंखें खोली। मां? विक्रम को जैसे बिजली का झटका लगा। मेघा उठकर बैठ गई। उसने प्रिया की ओर हाथ फैलाए। प्रिया, मां। उस पल कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम उलझन में था। जीवन में पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उस रात प्रिया को रसोई में बुलाया गया। मिसेस शर्मा ने मेज पर हाथ पटका। क्या तुम नौकरी से निकाली जाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि बच्चों के प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखाकर तुम मालिक का दिल जीत लोगी? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने बच्ची को रोते सुना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब से बच्ची के कमरे में मेरे साथ ही जाना याद रखना। लेकिन फिर अगली रात और उसके बाद की रात मेघा फिर रोई और कोई उसे शांत नहीं करा सका सिवाय प्रिया के। इस बार खुद विक्रम ने सुबह 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज भारी थी। तुम मेघा के पास जाओ। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना पुराना कोट पहना और दूसरी मंजिल पर चली गई। कमरा वैसा ही था। बच्ची अभी भी जोर जोर से रो रही थी। प्रिया ने गाया, बच्ची सो गई। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। अंधेरे ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में नरमी आ गई थी। कई महीनों के बाद पहली बार उसने उस घर में लोरी की आवाज सुनी थी, जो केवल चीखों और ठंडी खामोशी से भरा रहता था। और कई सालों के बाद पहली बार प्रिया ने किसी दूसरे बच्चे के लिए लोरी गाने की हिम्मत की थी, जो उसका अपना नहीं था। लेकिन एक ऐसा बच्चा था जिसे एक मां की जरूरत थी, एक ऐसी मां जो रुक जाए। तेज दोपहर की धूप में दरवाजे पर हुई खटखटाहट ने प्रिया को चौंका दिया। वो तौलिए धो रही थी कि दरवाजा अचानक खुल गया। विक्रम वहां खड़ा था, गहरी नीली कमीज पहने, टाई आधी ढीली। चेहरे पर तनाव था, लेकिन रोज की ठंडक के बजाय उसकी आंखों में संदेह और थोड़ी घबराहट थी। प्रिया, मेघा के कमरे में मेरी मदद करो। वो तुरंत खड़ी हो गई, बिना कुछ पूछे, जल्दी से हाथ धोए और उसके पीछे चल दी। रास्ते में उसने दूसरी मंजिल से आती हुई जानी पहचानी रोने की आवाज सुनी। वही रोना, घुटा हुआ, घबराया हुआ, जो हवेली की हवा को चीर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला। मेघा पालने के कोने में सिमटी हुई थी। उसके गाल लाल थे, आंसू और नाक बह रही थी। पास में नई आया खड़ी थी, एक बहुत ही युवा लड़की, जो घबराहट में दूध की बोतल हिला रही थी और बेसुरा गा रही थी। मैंने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रही है। विक्रम साहब, बाहर जाओ। विक्रम की आवाज थोड़ी तेज थी। लड़की सिर झुकाकर लगभग भागते हुए चली गई। प्रिया बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। उसने पालने के पास एक कुर्सी खींची, एक गरम तौलिए से बच्ची का चेहरा धीरे से पोंछा। फिर एक परिचित अनुष्ठान की तरह उसने धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया। पहला बोल गूंजते ही मेघा ने रोना बंद कर दिया। दूसरे बोल पर वो पालने के किनारे के पास आ गई। उसके छोटे हाथों ने प्रिया की उंगली पकड़ ली। प्रिया ने अपनी जेब से एक टेडी बियर निकाला, जिसका कान उसने सिल दिया था, और उसे बच्ची के हाथ में रख दिया। उसने धीरे से कहा, मेघा अच्छी बच्ची है, प्रिया माँ यहाँ है। बच्ची ने अपना सिर पालने के किनारे पर टिका दिया। उसकी सिसकियां धीरे धीरे कम हो गईं। 10 मिनट के भीतर वो सो चुकी थी। विक्रम तब से वहीं खड़ा था, उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। उसकी आंखों में एक कश्मकश थी। जब प्रिया उठकर जाने लगी तो उसने कहा, तुम रुको। प्रिया रुक गई। वो पास आया। उसकी आवाज धीमी थी। तुम ये कैसे कर लेती हो? मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि मैं कभी एक मां थी। विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक और विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा हो। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ आपस में उलझ गई।
मेरी बेटी 3 साल पहले मर गई। मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उस दुर्घटना के बाद मैंने उसे अधूरा छोड़ दिया। बच्चों के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, मेघा के आने तक। विक्रम बहुत देर तक चुप रहा। उसकी आंखें अब चाकू की तरह तेज नहीं थीं, बल्कि धुंधली थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में देख रहा हो। मेरी पत्नी मुझे तब छोड़कर चली गई जब मेघा 8 महीने की भी नहीं थी। मुझे 6 महीने में 3 आया बदलनी पड़ी। हर बार जब वो रोती थी, मैं बस दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था। प्रिया ने धीरे से कहा, कोई भी जन्म से माता पिता नहीं बनता, लेकिन जो रुक जाता है वो सीख जाता है। वो मुड़ा। उसकी आवाज भारी थी। आज से मैं चाहता हूं कि तुम सीधे मेघा की देखभाल करो। मिसेस शर्मा के जरिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विरोध करता है तो मैं देख लूंगा। ये बदलाव उस शांत हवेली में एक धमाके जैसा था। मिसेस शर्मा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, साहब को क्या हो गया है? एक बिना डिग्री, बिना परिवार वाली नौकरानी को मुख्य आया जैसी तवज्जो दी जा रही है। प्रिया ने ये बात पुरानी आया से सुनी, जो हमेशा उसकी पीठ पीछे बुराई करती थी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि विक्रम का उस पर विश्वास दया से नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज से आया था। उसी दिन से प्रिया का शेड्यूल पूरी तरह से बदल गया। उसे मेघा की पूरी समय देखभाल करने का अधिकार मिल गया। उसे रसोई में अलग से दलिया बनाने, लोरी का संगीत चुनने और यहाँ तक कि उन बैठकों में शामिल होने की इजाजत थी जो विक्रम ने बाल मनोवैज्ञानिकों के साथ रखी थी। पहली बार उससे पूछा गया, तुम्हारे अनुसार मेघा को किस चीज की कमी है? प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें देखा। उसे दूध की कमी नहीं है, खिलौनों की कमी नहीं है, और कंबल तकियों की तो बिल्कुल भी नहीं। उसे बस किसी ऐसे की कमी है जो उसकी हर सांस को सुन सके। एक बरसात की रात मेघा को ठंड लग गई। उसका बुखार 102 डिग्री से ऊपर चला गया। प्रिया पूरी रात बच्ची के कमरे में बैठी रही, पट्टी करती रही, तापमान मापती रही। डॉक्टर को बुलाकर जांच करवाई। विक्रम दिल्ली में काम से गया हुआ था, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल के बाद वो सबसे पहली फ्लाइट से वापस आ गया। वो लगभग सुबह 4 बजे अंदर आया। उसने देखा कि प्रिया कुर्सी पर सो रही है। उसका हाथ अभी भी बच्ची के हाथ में था। नींद की कमी से उसकी आंखें लाल थीं और उसकी पीठ के पीछे उसका अपना बैग तकिए का काम कर रहा था। वो नीचे बैठा और धीरे से बोला, तुम थोड़ी देर आराम कर सकती हो, मैं बच्ची को देख लूंगा। प्रिया ने आंखें खोली और सिर हिलाया। मुझे आदत है, बस बच्ची ठीक रहे, मैं थकी नहीं हूं। उसने उसे बहुत देर तक देखा, फिर एक और कुर्सी लेकर पास में बैठ गया। 3 साल में पहली बार वे एक दूसरे के बगल में बैठे थे, किसी आदेश या कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ एक बच्चे के लिए। अगली सुबह मिसेस शर्मा ने प्रिया से रसोई में अकेले में बात की। उसकी आवाज में तिरस्कार था। तुम खुद को क्या समझती हो? बच्चे की देखभाल के कुछ काम करके मालकिन बनने के सपने देख रही हो। प्रिया ने होंठ भींच लिए। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। मैं बस चाहती हूं कि मेघा शांति से सोए। मुझे किसी की मालकिन नहीं बनना है। जिस कमरे में मैं रह रही हूं वो मेरे पिछले 10 सालों से बेहतर है। मिसेस शर्मा ने फीकी हंसी हंसी। बस इंतजार करो, यहां कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता अगर वो भूल जाए कि वो कौन है। उस दिन से प्रिया की शिफ्ट लगातार बदली जाने लगी। उसे बाजार जाने से रोक दिया गया, बच्ची के साथ उसका समय कम कर दिया गया। लेकिन हर रात जब मेघा रोना शुरू करती, विक्रम खुद उसे बुलाता, प्रिया, मेघा के पास जाओ। एक बार उसने उसे कमरे में छोड़ दिया और खुद बैल्कनी में फोन पर बात करने चला गया। प्रिया ने अनजाने में उसे कहते सुना, नहीं, मुझे नहीं आया नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी बेटी को सुला सके। बिलों के सबूत की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। वो अंदर बैठी थी। उसका दिल सिकुड़ गया, गंदों से नहीं बल्कि डर से। वो जानती थी कि उसके साथ होने वाली हर अच्छी चीज की एक समय सीमा होती है। फिर एक दिन जब वो लिविंग रूम में मेघा के साथ ब्लॉक खेल रही थी, मुख्य दरवाजा खुला और एक शानदार महिला, सफेद ड्रेस, लाल ऊंची एड़ी के जूते, लहराते बालों के साथ, एक तूफान की तरह अंदर आई।
मेरी बेटी को छूने की इजाजत किसने दी? प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। मेघा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ के पीछे छिप गई। वो महिला नताशा, विक्रम की पूर्व पत्नी थी। मैं मेघा की असली मां हूं। तुम यहाँ क्या हो जो उसे सुला रही हो? मेरी बेटी को तुम्हें माँ बुलाना सिखा रही हो? प्रिया चुप रही। नताशा बच्ची को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेघा चीख पड़ी, पीछे हट गई और प्रिया की गोद में घुसकर जोर से चिल्लाई, नहीं, प्रिया माँ, प्रिया माँ। उस आंटी को मुझे मत उठाने देना। हवा जम गई। विक्रम ऊपर से नीचे आया। उसका चेहरा गुस्सा नहीं छिपा पा रहा था। नताशा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं उसकी मां हूं, मुझे अधिकार है। तुम अपने प्रेमी के साथ तब चली गई थी जब बच्ची चलना भी नहीं जानती थी। 3 साल से ना कोई फोन, ना कोई खर्चा। अब तुम किस लिए वापस आई हो? नताशा ने बाल झटके और फीकी हंसी हंसी। मैं वो सब वापस लेने आई हूं जो मेरा है, बच्ची भी और तुम भी। मेघा अभी भी प्रिया से कसकर लिपटी हुई थी, आंसू बह रहे थे। प्रिया ने विक्रम को देखा और फिर नताशा को। वो उस महिला की ओर बढ़ी और धीरे से कहा, आप उसकी असली मां हैं। लेकिन इस बच्ची को किसी ऐसे की जरूरत है जो उसके साथ रहे। नताशा स्तब्ध रह गई। प्रिया बिना जवाब का इंतजार किए मुड़ गई, लेकिन उसके दिल में वो जानती थी कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और इस बार ये सिर्फ एक नौकरी बचाने के लिए नहीं था, बल्कि एक बच्चे को बचाने के लिए था। एकमात्र चीज जो उसे महसूस कराती थी कि वो अभी भी इंसान है। नताशा की वापसी की खबर राठौर मेंशन में एक लहर की तरह फैल गई। मिसेस शर्मा से लेकर नीचे के कर्मचारियों तक हर कोई कानाफूसी कर रहा था। सबकी निगाहें प्रिया पर थीं। वो नौकरानी जो अपनी हदें पार कर गई थी और अब बच्ची की असली मां खुद उस पर आरोप लगा रही थी। प्रिया ने उसी रात अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसका दिल भारी था। वो अपने छोटे से सूटकेस के सामने बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। बगल के कमरे से मेघा सो चुकी थी, लेकिन कभी कभी उसकी खांसी की आवाज आती थी। रात की हवा अधखुली खिड़की से अंदर आ रही थी, ठंडी और चुभने वाली। प्रिया के कमरे का दरवाजा अचानक खुला। विक्रम वहां खड़ा था। उसका चेहरा तनाव में था, जैसे वो अभी अभी एक अधूरी लड़ाई से लौटा हो। तुम कहां जाने की सोच रही हो? मैं परिवार को और परेशान नहीं करना चाहती। सब कुछ मेरी भूमिका से बाहर हो गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से मेघा का भला होगा? प्रिया ने मुंह फेर लिया। उसकी आवाज भर आ गई। लेकिन मैं उसकी मां नहीं हूं। मुझे कोई अधिकार नहीं है। नताशा का भी अब कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। तलाक के कागजात में साफ लिखा है वो किसी और मकसद से वापस आई है। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी भ्रम था। तो मैं इस सब में क्या हूं? तुम एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मेघा भरोसा करती है, एकमात्र व्यक्ति जो उसे शांति देता है। विक्रम अंदर आया। उसने एक मोटा लिफाफा मेज पर रख दिया। कल सुबह मैं शेयरधारकों और मीडिया विभाग के साथ एक आंतरिक बैठक आयोजित करूंगा। मुझे तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। ये अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया है। बैठक सुबह 8 बजे ग्राउंड फ्लोर के मीटिंग रूम में हुई, जहां प्रिया को पहले कभी कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो विक्रम के वकील के सहायक के बगल में सबसे आखिरी कोने में बैठी थी। उसके सामने एक लंबी मेज थी, जहां राठौर ग्रुप के मुख्य शेयरधारक मौजूद थे। सभी बड़े उम्र के पुरुष, महंगे सूट, विदेशी घड़ियां पहने हुए। किसी ने भी उस सादी सफेद कमीज और काली पैंट पहनी महिला पर ध्यान नहीं दिया जो चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ मेज के नीचे कसकर बंधे थे। विक्रम ने खड़े होकर शुरुआत की। मैंने ये बैठक कुछ कार्मिक परिवर्तनों की घोषणा करने के लिए बुलाई है, जो हमारे फैमिली टेक प्रोजेक्ट विभाग से संबंधित हैं। एक स्मार्ट चाइल्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसे हमारी कंपनी विकसित कर रही है। और एक व्यक्तिगत मामला जिसका कंपनी की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। एक गंजे सिर वाले व्यक्ति ने कहा, अफवाह है कि आपकी पूर्व पत्नी बच्चे की कस्टडी के लिए वापस आ गई है। ये सच है? और क्या ये भी सच है कि आप अपनी बेटी की देखभाल एक बिना कागजात, बिना डिग्री वाली नौकरानी से करवा रहे हैं? हवा जैसे छत के नीचे दब गई। विक्रम ने सिर हिलाया। सच है, और मैंने अपने जीवन में इससे अधिक सही निर्णय कभी नहीं लिया।
पूरे कमरे में कानाफूसी शुरू हो गई। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसका चेहरा जल रहा था। एक अन्य विभाग के निदेशक ने हस्तक्षेप किया। विक्रम, हम शेयरधारक हैं। हमने राठौर ब्रांड में उसकी प्रतिष्ठा और छवि के कारण निवेश किया है। अगर ये नौकरानी के मां बनने की कहानी बाहर आती है तो शेयर गिरेंगे। आप क्या करेंगे? मैं सच्चाई से इसका सामना करूंगा। विक्रम प्रिया की ओर मुड़ा। प्रिया जी, क्या आप परसों रात जब मेघा को बुखार था, उसकी कहानी सबके सामने बता सकती हैं? प्रिया ने गला साफ किया। उसके हाथ उसकी कमीज के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। उस रात मैं सो रही थी जब मेघा रोने लगी। मैंने उसका तापमान लिया तो देखा कि उसे तेज बुखार है। डॉक्टर को फोन नहीं लगा तो मैंने खुद ही हर घंटे ठंडी पट्टी की। सुबह के करीब विक्रम साहब वापस आए। और क्या तुम जानती हो कि मैं इतनी जल्दी क्यों लौटा? प्रिया ने सिर हिलाया। क्योंकि जब मैंने डॉक्टर को फोन किया तो मुझे बताया गया कि तुमने ही सही प्राथमिक उपचार किया था। अगर थोड़ी देर हो जाती तो उसे दौरे पड़ सकते थे। मैंने किसी भी आया को इतनी तेजी से और सही तरीके से प्रतिक्रिया करते नहीं देखा। ये वृत्ति नहीं, ये ज्ञान है। पूरा कमरा चुप हो गया। तुमने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई की थी, है ना? जी। मैंने दूसरे साल तक पढ़ाई की, फिर व्यक्तिगत कारणों से छोड़ दी। एक बुजुर्ग महिला, कमरे में एकमात्र महिला शेयरधारक ने कहा। क्यों छोड़ी? मैंने एक दुर्घटना में अपनी बेटी को खो दिया। उसके बाद उस क्षेत्र में पढ़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं अपना पहला सबक कभी नहीं भूली। बच्चों को सुपर हीरो की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी ऐसे की जरूरत होती है जो रुक जाए। पूरा कमरा शांत हो गया। विक्रम ने आगे कहा, इसलिए मैंने प्रिया जी को फैमिली टेक प्रोजेक्ट के पेरेंट कंसल्टिंग टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है, एक वास्तविक व्यक्ति वास्तविक अनुभव के साथ। अगर किसी शेयरधारक को आपत्ति है तो मैं वोटिंग के लिए तैयार हूं। गंजे सिर वाले व्यक्ति ने भौएं चढ़ाई। आप एक नौकरानी को $1 मिलियन ऐप बनाने में शामिल करना चाहते हैं, एक इंजीनियर के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में, जिसने साबित किया है कि बच्चों के प्रति प्यार और समझ एक पूरे परिवार को बदल सकती है। और अगर किसी को अभी भी लगता है कि यह बकवास है, तो कृपया पिछले 3 महीनों के उत्पाद परीक्षण समूह की विकास रिपोर्ट देखें, जिसमें प्रिया ने मेघा की देखभाल की है। पीछे की स्क्रीन पर एक ग्राफ चमक उठा। ग्राफ ने ऐप का उपयोग करने वाले बच्चों की बातचीत दर, सकारात्मक प्रतिक्रिया और भावनात्मक स्कोर दिखाया। मेघा के समूह ने अन्य समूहों की तुलना में 3 गुना वृद्धि दिखाई। किसी ने कुछ और नहीं कहा। बैठक के अंत में विक्रम ने प्रिया को रुकने का इशारा किया। जब लगभग सभी लोग चले गए थे और कमरे में केवल वे दोनों थे, उसने कहा, वे अभी भी तुम पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने तुम्हें नीचा देखना बंद कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त हूं। चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे दिल की जरूरत है, कोड की नहीं। प्रिया मुस्कुराई और फिर सिर झुका लिया। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, जबकि मैं अभी भी खुद पर विश्वास करना सीख रही हूं। उस रात जब प्रिया अपने कमरे में लौटी तो उसने तकिए के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देखा, जिस पर एक बच्चे की कच्ची पेंसिल से लिखावट थी, प्रिय मां। मत जाना, मैं आपसे प्यार करती हूं, मेघा। प्रिया रो पड़ी। पहली बार उसने बिना छिपाए आंसू बहने दिए। गलियारे के दूसरी तरफ के कमरे में विक्रम खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में नताशा द्वारा आज सुबह दायर की गई बच्चे की कस्टडी की याचिका की एक प्रति थी। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक सहयोगी था, एक छोटी सी महिला जिसका दिल राठौर मेंशन से भी बड़ा था। राठौर मेंशन की दरवाजे की घंटी सुबह 6 बजे बजी, जब बगीचे में अभी भी धुंध छाई हुई थी और गुड़हल की बाड़ अभी जागी भी नहीं थी। प्रिया रसोई में मेघा के लिए दलिया बना रही थी जब उसने मिसेस शर्मा की घबराई हुई आवाज सुनी। प्रिया जी, जल्दी ऊपर आइए, कोई समन लेकर आया है। प्रिया ने जल्दी से दलिया का चम्मच रखा, हाथ पोंछे और हॉल की ओर भागी। गेट के सामने एक नोटरी के कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक मोटी फाइल की। उसके बगल में एक महिला खड़ी थी जिसने बड़े काले चश्मे, सफेद ड्रेस और खून जैसे लाल होठ लगा रखे थे। नताशा। विक्रम सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका चेहरा स्टील की तरह ठंडा था। हम वकील के बिना कोई कागज नहीं लेंगे।
माफ कीजिए विक्रम साहब, लेकिन ये जिला अदालत से एक आधिकारिक समन है। मिस नताशा ने मेघा की कस्टडी के लिए पहली सुनवाई का अनुरोध किया है। तारीख अगले शुक्रवार सुबह 10 बजे है। अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो आपकी अनुपस्थिति में फैसला सुनाया जाएगा। नताशा ने होंठ सिकोड़े। इस बार मैं बात करने नहीं आई हूं, मैं वो सब वापस लेने आई हूं जो मेरा है। प्रिया दरवाजे के पीछे छिपी खड़ी थी। उसे लगा जैसे उसका दिल निचोड़ दिया गया हो। मेघा, उसे एक विवाद का विषय बनाया जाएगा। एक 3 साल की बच्ची जिसने अभी अभी रात में रोना बंद किया था, जिसने अभी अभी हर सुबह मुस्कुराना सीखा था। उस दिन प्रिया ने छुट्टी ले ली। वो पास के पार्क में चली गई। एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी, जिसके पीले फूल झटाहे थे। कितनी पुरानी यादें लौट आईं। जिस दिन उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी, वो भी ऐसे ही बैठी थी, हाथ में एक घिसा हुआ छोटा सा कपड़ा पकड़े। दिल खाली था। अब भाग्य ने उसे एक और झटके के सामने खड़ा कर दिया था। और इस बार वो एक और बच्चे को खोने के लिए तैयार नहीं थी। विक्रम का एक संदेश आया, मैं मेघा को इस कानूनी मजाक में घसीटने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मजबूती चाहिए। उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, मैं हार नहीं मानूंगी। नताशा सिर्फ एक मुकदमा नहीं लाई थी, वो अपने साथ एक परिष्कृत मीडिया अभियान भी लाई थी, जिसे केवल पेशेवर पीआर लोग ही सोच सकते थे। 3 दिन बाद कई फैन पेजों ने भावुक लेख पोस्ट किए। एक मां का दर्द, जिसे अंधेरे में एक नौकरानी ने उसके बच्चे से छीन लिया। पूर्व पत्नी ने पूर्व पति और नौकरानी के बीच संदिग्ध रिश्ते का सच उजागर किया। सोशल मीडिया पर #Justice for Natasha दिन के शीर्ष 3 ट्रेंड में से एक बन गया। राठौर ग्रुप के पेज पर सैकड़ों टिप्पणियां आईं, जिसमें विक्रम पर हमला किया गया। प्रिया की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक नौकरानी होकर दूसरे की मां बनना चाहती है, अमीर होकर बच्चे को अजनबी के भरोसे छोड़ दिया और नौकरानी से ही प्यार हो गया। साल का सबसे बड़ा मजाक। क्या वो पढ़ी लिखी है? क्या उसका कोई परिवार है? सपने देखने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिया ने हर शब्द को ऐसे पढ़ा जैसे कोई उसका दिल खरोच रहा हो। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रही थी, वो ये थी कि जब मेघा ने गलती से आईपैड पर भालू की तस्वीरें देखने के लिए उठाया, तो उसने गलती से एक वीडियो क्लिप पर क्लिक कर दिया, जिसमें उसकी और नताशा की तस्वीरें काटी जोड़ी गई थीं। क्लिप में प्रिया को छीनते हुए, बीच में आते हुए, ठंडी हंसी हंसते हुए दिखाया गया था, और नताशा बच्चे को गोद में लिए आंसू पोंछते हुए कह रही थी, मां को माफ कर दो कि मैं तुमसे बहुत दूर रही। मेघा चुप हो गई। उसने प्रिया की ओर मुड़कर पूछा, प्रिया मां, वो आंटी कौन है? मां क्यों रो रही है? प्रिया ने बच्ची को कसकर गले लगा लिया और धीरे से कहा, वो है जिसने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन मां अब किसी को तुम्हें दुखी नहीं करने देगी। उस शाम अपने कार्यालय में विक्रम ने एक तत्काल आंतरिक बैठक बुलाई। कमरे में केवल 5 लोग थे। वो, प्रिया, मुख्य वकील, मीडिया विभाग के प्रमुख और फैमिली टेक प्रोजेक्ट के मुख्य इंजीनियर। मैं बहुत देर तक चुप रहा। अगर मैंने उसे जनमत को और मैनिपुलेट करने दिया तो न केवल मेघा को चोट पहुंचेगी, बल्कि पूरी कंपनी भी गड्ढे में गिर जाएगी। मीडिया प्रमुख ने कहा, हम जवाबी हमला कर सकते हैं, लेकिन हमें एक भावनात्मक, मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत है, ना कि हमले की। विक्रम प्रिया की ओर मुड़ा। क्या तुम बोलने के लिए तैयार हो? प्रिया चौंक गई। मैं? कोई भी मेघा को तुम्हारी तरह नहीं समझता। कोई भी तुम्हारी तरह सच्चाई से उसकी नक्शा नहीं कर सकता। अपनी कहानी बताओ, उन रातों के बारे में जब तुम फर्श पर सोती थी, लोरी के बारे में। बुखार के बाद पहली मुस्कान के बारे में। प्रिया हिचकिचाई। मुझे टीवी पर आने की आदत नहीं है। मुख्य इंजीनियर ने कहा, टीवी की जरूरत नहीं है, हम एक साक्षात्कार वीडियो शूट करेंगे और उसे प्रोजेक्ट पेज पर पोस्ट करेंगे, जिसमें एक रियल इमोशन फीचर होगा। दर्शक अपने दिलों को सच्चाई के लिए धड़कते हुए देखेंगे, ना कि किसी गढ़े हुए नौटंकी के लिए। प्रिया बहुत देर तक चुप रही। अंत में उसने सिर हिला दिया। अगर ये एकमात्र चीज है जो मैं मेघा के लिए कर सकती हूं, तो मैं करूंगी। रिकॉर्डिंग प्रिया के छोटे से कमरे में हुई, जहां वो जब भी बच्ची को सुलाती थी, पुरानी चटाई बिछाई जाती थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, कोई फैंसी कपड़े नहीं पहने थे, बस रोज की तरह प्रिया थी। धीमी आवाज, नम आंखें और खुरदुरे हाथ। मैंने एक बच्चे को खो दिया था।
मुझे लगा कि मैं फिर कभी किसी बच्चे को गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेघा एक चमत्कार की तरह आई। इसलिए नहीं कि मैं किसी की जगह लेना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती थी। मैं तब उसके साथ थी जब वो पूरी रात रोती थी। मैं तब उसके पास बैठी थी जब उसे लगभग 104 डिग्री बुखार था। मुझे नहीं पता कि कानून क्या कहता है, मुझे बस प्यार करना आता है। आखिरी दृश्य में प्रिया मेघा का हाथ पकड़कर उसके साथ गा रही थी। वीडियो अगले दिन सुबह 6 बजे पोस्ट किया गया। 24 घंटे से भी कम समय में इसे 3 मिलियन बार देखा गया। हैशटैग छोटी सी चटाई टिकटॉक इंडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। हजारों भावुक टिप्पणियां आईं। देखकर आंखों से आंसू बह निकले। खून का रिश्ता ही मां नहीं बनाता। माँ वो होती है जो तब रुकती है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली बार मैंने एक नौकरानी को देखा जिसने मुझे सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। उसी रात नताशा का फेसबुक अकाउंट बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया। भावुक पोस्ट गायब हो गए। उसने विक्रम को फोन किया। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। तुमने घटिया मीडिया चाल चली। नहीं, मैंने सिर्फ सच्चाई को खुद बोलने दिया। मैं अभी भी अदालत जाऊंगी और मैं सब कुछ वापस ले लूंगी, विक्रम ने धीरे धीरे कहा। तुम अदालत जा सकती हो, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना सिर्फ मुझसे नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे बच्चे से भी होगा जो उसे प्यार करने वाले को चुनना जानता है। शाम को जब प्रिया अपने कमरे में लौटी तो उसने मेज पर एक छोटा सा डिब्बा देखा जिसके अंदर एक सुंदर चटाई थी जिस पर परिवार शब्द कढ़ाई किया हुआ था। साथ में विक्रम का हाथ से लिखा एक नोट था जिसे प्यार ने संभाल लिया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। रुकने के लिए धन्यवाद। प्रिया रो पड़ी। अतीत का भूत लौट आया था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी और कई सालों के बाद पहली बार उसे विश्वास था कि वो जीत सकती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी छीना झपटी के, बस रुककर। मुंबई में उस दिन मौसम उदास था। भारी भूरे बादल ऐसे लग रहे थे जैसे वे प्रिया के दिल की हालत को दर्शा रहे हों। जब वो जिला अदालत के गेट के सामने कार से बाहर निकली, उसके कदम भारी थे। हारने के डर से नहीं, बल्कि इस डर से कि मेघा को वो सब देखना पड़ेगा जो 3 साल की बच्ची को नहीं जानना चाहिए। उसने एक साधारण सफेद कमीज और काली पैंट पहनी थी, जैसे एक आम माँ। कोई मेकअप नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, बस उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसके बगल में विक्रम था, ग्रे कमीज, काली टाई, शांत चेहरा, लेकिन उसकी नजरें एक तेज चाकू की तरह थीं। पीछे उनके वकील थे। अदालत के कमरे का दरवाजा खुला। प्रेस को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वे गलियारे में भीड़ लगाए हुए थे। सुनवाई बंद कमरे में थी, लेकिन बाहर जनता में हलचल थी। हैशटैग छोटी सी चटाई अभी भी सोशल मीडिया पर टॉप पर था, लेकिन दूसरी तरफ नताशा के पीछे भी ताकतें थीं जो ये खबर फैला रही थीं कि विक्रम अवैध रूप से बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है। नताशा अंदर आई, लंबी, ब्रांडेड ऑफिस ड्रेस, सधा हुआ मेकअप। उसने प्रिया को नहीं देखा, लेकिन उसकी नजरें विक्रम पर टिकीं, जिसमें गुस्सा और लापरवाही दोनों थी। जज ने गंभीर आवाज में शुरुआत की। आज की पहली सुनवाई में बच्चे की कस्टडी के विवाद पर विचार किया जाएगा। वादी सुश्री नताशा, बच्ची मेघा राठौर की जैविक मां, और प्रतिवादी श्री विक्रम सिंह राठौर बच्ची के जैविक पिता हैं। अदालत सभी कानूनी दस्तावेजों, रहने की स्थिति और विशेष रूप से बच्ची की इच्छा पर विचार करेगी यदि वो समझने की उम्र में है। नताशा का वकील तुरंत खड़ा हो गया। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल ने मेघा को जन्म दिया है, जिसे उसके पूर्व पति और नौकरानी ने मिलकर उसकी कस्टडी से वंचित कर दिया, जब वो केवल अस्थायी रूप से मानसिक उपचार के लिए दूर गई थी। पूर्व पति का ये दावा कि मां ने बच्चे को छोड़ दिया पूरी तरह से निराधार है। मेरी मुवक्किल बच्ची को वापस लेकर एक उचित पारिवारिक माहौल में उसकी देखभाल करना चाहती है। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। उसका वकील जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, सुश्री नताशा ने तलाक के बाद 2 साल तक कोई संपर्क नहीं किया, ना मिलने आई, ना फोन किया, ना कोई खर्चा भेजा, जबकि उन पर कोई रोक नहीं थी।
उस दौरान मेघा अपने जैविक पिता और नौकरानी श्रीमती प्रिया के साथ रहती थी, जिन्होंने सीधे तौर पर उसकी देखभाल की, उसे पाला पोसा और उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाया। सभी दस्तावेज, दैनिक गतिविधियों के वीडियो क्लिप फाइल में हैं। जज ने प्रिया से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रिया खड़ी हुई। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, वो दबंग दिखने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन हर शब्द एक शांत आंगन में सुई गिरने की तरह साफ सुनाई दे रहा था। मैं मेघा की असली मां नहीं हूं, लेकिन मैं उसके साथ तब थी जब उसका पहला दांत निकला, जब वो बुखार से लगभग मर रही थी। जब उसने अपने पहले शब्द बोलना सीखा। मेरा नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में नहीं है, लेकिन हर रात जब वो मेरी छाती पर सिर रखकर सोती है, मुझे पता है कि वो मुझे मां मानती है। वो एक पल के लिए रुकी। मैं कुछ भी नहीं छीन रही हूं। मैं बस ये अनुरोध करती हूं कि उसे बड़ों की लड़ाई में एक वस्तु की तरह इधर उधर ना घसीटा जाए। किसी ने कुछ नहीं कहा। कमरे में सन्नाटा था। अचानक जज ने बच्ची को एक अलग कमरे में बुलाने का अनुरोध किया, ताकि उसकी इच्छा सुनी जा सके। एक मनोवैज्ञानिक सहायता करेगा। प्रिया चौंक गई। उसे नहीं पता था कि मेघा क्या कहेगी। वो अभी बहुत छोटी थी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाया, जैसे सांत्वना दे रहा हो। अलग कमरा पीछे था, जिसमें एक कैमरा लगा था जो अदालत के कमरे में स्क्रीन पर प्रसारित हो रहा था। मेघा को अंदर लाया गया। उसने फूलों वाली ड्रेस पहनी थी और अपना पुराना टेडी बियर पकड़े हुए थी, जो प्रिया का पहला तोहफा था। मनोवैज्ञानिक उसके सामने बैठी और धीरे से पूछा, तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हो? मेघा ने पलकें झपकाईं और फिर तुरंत कहा, मैं प्रिया माँ से प्यार करती हूँ। महिला ने सिर हिलाकर आगे पूछा, अगर तुम्हें प्रिया माँ और पापा विक्रम के साथ रहने को मिले तो क्या तुम खुश होगी? जी हाँ। और अगर तुम माँ नताशा के साथ रहो? मेघा ने होंठ भींच लिए और सिर झुका लिया। वो माँ मुझे सुलाती नहीं है, कहानी नहीं सुनाती। उसे मेरी लोरी भी याद नहीं है। ये मासूमियत भरा बयान बहस के पर्दे को चीर गया। पूरी अदालत चुप हो गई। नताशा ने अपने होठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया। वो खड़ी होकर चिल्लाई, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। जज ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथौड़ा बजाया। विक्रम ने अपने वकील से फुसफुसाया और फिर खड़ा हुआ। बोलने की अनुमति मांगी। मैं कस्टडी साझा करने के लिए तैयार हूं, अगर वादी पक्ष अपनी स्थिरता, पालन पोषण की क्षमता साबित करे और मीडिया को ना घसीटने का वादा करे। लेकिन मैं अपनी बेटी को केवल स्क्रिप्ट और नौटंकी वाले माहौल में नहीं रहने दे सकता। मैं परिषद से अनुरोध करता हूं कि वो बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा है, उस पर विचार करें। जज ने फाइल देखी और फिर नताशा की ओर मुड़ा। आपके पास क्या सबूत है कि आप वर्तमान से बेहतर देखभाल की स्थिति प्रदान करेंगी? नताशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भ्रमित थीं। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार को असली मां के खिताब से नहीं मापा जा सकता। इसे हर जागती रात, माथे पर हर चुंबन, खामोशी में गाई गई हर लोरी से गिना जाता है। अंत में अदालत ने विक्रम सिंह राठौर को कस्टडी देने का फैसला सुनाया और जैविक मां को नियमित रूप से बच्चे से मिलने की सुविधा देने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि वो सद्भावना दिखाए और बच्चे के लिए एक स्थिर वातावरण का पालन करने का वादा करे। अदालत से बाहर निकलते समय विक्रम ने कुछ नहीं कहा। प्रिया उसके पीछे चल रही थी, बस राहत की सांस ले रही थी। लेकिन जब वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो नताशा ने उन्हें रोक लिया। उसका चेहरा अब घमंडी नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई औरत का था। मैं जीती नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अब इसके लायक भी नहीं हूं। मैं जा रही हूं, लेकिन मैं बस एक चीज मांगती हूं। उस बच्ची को यह जानने देना कि कोई था जो उसे अपने पेट में रखता था, जिसने कभी एक पूरे परिवार का सपना देखा था। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं उसे बताऊंगी, एक उचित दिन, जब वो ये समझने के लिए काफी बड़ी हो जाएगी कि प्यार को जीतने की जरूरत नहीं है, बस बचे रहने की जरूरत है। नताशा चली गई। उसकी एड़ी की आवाज सीढ़ियों पर एक उदास संगीत की तरह बज रही थी। मेघा कार से दौड़कर आई और प्रिया के पैरों से लिपट गई। प्रिया माँ, मुझे घर जाना है। मुझे भूख लगी है। विक्रम ने झुककर मेघा को अपने कंधों पर उठा लिया।
तीनों एक साथ कार की ओर बढ़े। आसमान में जो अभी अभी एक तूफान के बाद साफ हुआ था, सूरज की किरणें झांक रही थीं। कार चल पड़ी। एक पुराना अध्याय बंद हो गया, एक नया अध्याय शुरू हुआ। उपचार का, शांति का, एक अपूर्ण लेकिन सच्चे परिवार का। अदालत के फैसले के कुछ दिनों बाद राठौर मैंशन में एक दुर्लभ शांति लौट आई। मेघा अब रात में चौंक कर नहीं उठती थी और ना ही उस वीडियो क्लिप वाली महिला के बारे में पूछती थी। प्रिया अभी भी सुबह जल्दी उठकर दलिया बनाती, अपने हाथों से बच्ची के बाल संवारती और हर रात लोरी गाती। लेकिन उसके दिल में कुछ पहले जैसा नहीं था। बेचैनी नहीं, बल्कि एक खालीपन। कमरे के कोने में रखी छोटी चटाई, जो कभी उसका और मेढा का अपना घर थी, अब तह करके कोने में रख दी गई थी। विक्रम ने प्रिया के लिए दूसरी मंजिल पर एक अलग कमरा व्यवस्थित किया था, जिसमें बिस्तर, मेज और एक किताबों की अलमारी थी, जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि वो कहाँ से आई। लेकिन प्रिया ने उसे ज्यादा नहीं छुआ। उसे अभी भी लगता था कि वो रसोई, छोटे बरामदे और उन जगहों से जुड़ी है जहां कोई ध्यान नहीं देता। एक शाम जब मेघा प्रिया की गोद में सो रही थी, विक्रम दरवाजे पे टिका दोनों को कुछ देर देखता रहा। नाइट लैंप की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें और भी चमक रही थीं। उसके बाल धीरे धीरे कंधों पर गिरे हुए थे और उसकी लोरी की धीमी आवाज एक गहरी गुफा में पानी की बूंदों की तरह थी। विक्रम ने धीरे से पूछा, तुम अब चटाई पर नहीं सोती? प्रिया मुस्कुराई। बच्ची बड़ी हो गई है, अब वो करवट लेना जानती है। अगर मैं फर्श पर सोऊंगी तो वो भी नीचे आ जाएगी, ये खतरनाक है। विक्रम ने सिर हिलाया। अंदर आया और बिस्तर पर एक नया तकिया रख दिया। कल मेरी जापानी भागीदारों के साथ एक बैठक है। वे फैमिली टेक में रियल इमोशन के विचार के बारे में और जानना चाहते हैं, जिसके बारे में तुमने बात की थी। मैं चाहता हूं कि तुम भी शामिल हो। प्रिया चौंक गई। मैं तो बस एक नौकरानी हूं। अब बस नहीं, तुमने मेघा के बारे में जो वीडियो बनाया था, वो अब 3 बड़े विश्वविद्यालयों में टेक्नोलॉजी में सहानुभूति के उदाहरण के रूप में साझा किया जा रहा है। वे असली व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और मुझे भी लगता है कि उन्हें तुमसे मिलना चाहिए। प्रिया ने हिचकिचाते हुए सिर झुकाया। मुझे बैठकों में बैठने की आदत नहीं है। मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पाती, तुम्हें बस सच बताना है। ये वो चीज है जिसे कोई तकनीक नहीं कर सकती। बैठक राठौर ग्रुप के मुख्यालय की सबसे ऊंची मंजिल पर हुई, जहां सूरज की रोशनी कांच से अंदर आ रही थी और हरे पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। श्री नाकामुरा, जापानी टेक्नोलॉजी समूह के प्रतिनिधि, लगभग 60 वर्ष के एक व्यक्ति थे, जिनकी चाल धीमी थी और आंखें गहरी थीं। प्रिया कुर्सी पर बैठी, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन विक्रम की नजरों ने उसे शांत किया। श्री नाकामुरा ने पहले बोलना शुरू किया। मैंने आपका वीडियो देखा है प्रिया जी। जापान में लोग इकिगाई कहते हैं। जीने का एक कारण। मुझे आपकी लोरी में एक पूरा दर्शन दिखाई दिया। प्रिया घबरा गई। मैं दर्शन के बारे में ज्यादा नहीं समझती। मैं बस इतना जानती हूं कि जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हर क्रिया स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात बन जाती है। श्री नाकामुरा ने सिर हिलाया। तो मुझे बताइए, किस चीज ने आपको बच्ची को बिस्तर के बजाय फर्श पर सुलाने के लिए प्रेरित किया? प्रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था कि बच्ची फर्श पर गिर जाएगी, और क्योंकि मैंने एक अस्पताल के बिस्तर पर अपनी बेटी को खो दिया था, तब से मुझे किसी भी बहुत आरामदायक चीज पर भरोसा नहीं है। मुझे जमीन के करीब रहने की जरूरत है, ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि बच्ची मेरी पहुंच में है। पूरा मीटिंग रूम चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम की उसे देखने की नजरें बदल गईं। जैसे उसने अभी अभी एक ऐसा रहस्य सुना हो जो कभी उजागर नहीं हुआ था। श्री नाकामुरा ने सिर झुकाया। धन्यवाद। बस इसी एक वाक्य से मुझे विश्वास है कि फैमिली टेक उपयोगकर्ताओं के दिलों को छुएगा। उन्हें गाने वाले एआई की जरूरत नहीं है। उन्हें एक ऐसी मां की तरह चिंता करने वाले एआई की जरूरत है, जिसने कभी एक बच्चे को खो दिया हो। दोपहर में जब प्रिया हवेली लौटी तो मेघा पहेली खेल रही थी। वो दौड़कर आई और प्रिया से लिपट गई। प्रिया माँ, मैंने दिल का आकार बना लिया है। प्रिया फर्श पर बैठ गई, बच्ची को अपनी गोद में ले लिया।
उसकी आंखें नम हो गईं। मेघा ने फुसफुसाया, आज मैंने माया आंटी के साथ खेला, वो नहीं आया है, लेकिन मुझे प्रिया माँ की बहुत याद आई। प्रिया थोड़ी रुक गई। माया आंटी? हाँ, विक्रम साहब ने कहा कि माया आंटी खाना बनाने में मदद करेंगी ताकि प्रिया माँ थक ना जाए। उस रात खाने पर प्रिया सामान्य से अधिक चुप थी। उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा बदल दिया गया हो। विक्रम ने महसूस किया कि वो माया आंटी के बारे में खुश नहीं है। नहीं, मुझे बस लगा कि मैं फालतू हूं। विक्रम ने चॉपस्टिक नीचे रखी और सीधा बैठ गया। प्रिया, तुम इस घर में कभी भी फालतू नहीं हो, लेकिन मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। मेरा कोई दर्जा नहीं है। किसी दिन अगर कोई नया आता है तो मैं चली जाऊंगी। मेघा बड़ी हो जाएगी, वो मुझे भूल जाएगी। विक्रम बहुत देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम जानती हो कि मैंने कभी सोचा था कि मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा? प्रिया हैरान थी। जिस दिन नताशा छोड़कर गई, मैंने भावनाओं पर विश्वास करना छोड़ दिया। मैंने एक पिता, एक नेता की भूमिका निभाई, लेकिन मैंने कभी अपने दिल का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। एक दिन तक जब मैं मेघा के कमरे के पास से गुजरा, मैंने तुम्हें उस बच्ची के बगल में सिकुड़कर सोते देखा, बिना तकिए, बिना कंबल, बिना गद्दे के। बस एक धीमी लोरी की आवाज, और मुझे पता था कि मैंने अभी अभी एक ऐसी महिला को देखा है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। हवा जैसे रुक गई। प्रिया ने उसे बिना पलक झपकाए देखा। मुझे पता है कि इस समय ये कहना स्वार्थी है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं अपने दिल का दरवाजा खोलूं तो क्या तुम अंदर आने के लिए तैयार होगी? प्रिया चुप हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा था कि वो चुपचाप जिएगी, बिना सपनों के, बिना प्यार के। लेकिन विक्रम, वो आदमी जिसे वो कभी केवल साहब कहने की हिम्मत करती थी, अब वही था जिसने उसके सबसे कमजोर हिस्से को देखा और मुंह नहीं फेरा। मुझे अभी जवाब नहीं पता, लेकिन क्या वो दरवाजा बंद नहीं हो सकता? विक्रम मुस्कुराया, एक बहुत ही हल्की, गर्म मुस्कान। मैं उसे हमेशा खुला रखूंगा, बस तुम्हारे अंदर आने का इंतजार करूंगा। उस रात पहली बार प्रिया अपने बिस्तर पर लेटी और उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसने अपना पुराना तकिया पकड़ा, उसमें अपना चेहरा छिपाया और धीरे से मुस्कुराई। बाहर आंगन में सफेद चमेली के फूल खिल रहे थे, एक नए मौसम के फूल। कमरे में मेघा गहरी नींद में सो रही थी, टेडी बियर को गले लगाए। और कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। सोमवार की सुबह जब सूरज दूर की ऊंची इमारतों के पीछे से अभी अभी निकला था, प्रिया की नींद फोन की लगातार बजती घंटी से खुली। ये उसका फोन नहीं था, बल्कि ग्राउंड फ्लोर पर विक्रम का फोन था। 1 मिनट बाद सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज आई। उसने कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि विक्रम वहां खड़ा है। बाल अभी तक संवारे नहीं थे। उसका चेहरा इतना तनाव में था कि उसकी सामान्य शांति गायब हो गई थी। प्रिया, ये देखो। उसने अपना फोन आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर 2 मिनट से भी कम का एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा था। वीडियो का शीर्षक था, फर्श पर सोने वाली नौकरानी का सच। सब कुछ एक नाटक था। प्रिया वीडियो देखकर जैसे मर गई। ये हवेली के सुरक्षा कैमरों से काटा जोड़ा गया एक द्वाप था। इसमें केवल वे क्षण चुने गए थे जब वो फोन पर थी और मेघा अकेली खेल रही थी। वे क्षण जब विक्रम उसे बैठकों में ले जाता था, और विशेष रूप से वो द्वाप जब वो लिफ्ट में विक्रम के बहुत करीब खड़ी थी। फ्रेम को जानबूझकर जूम किया गया था ताकि एक अंतरंग, संदिग्ध एहसास पैदा हो सके। वीडियो में आवाज ठंडी और व्यंग्यात्मक थी। क्या ये जनता की भावनाओं को भुनाने के लिए एक पीआर स्टंट है, ताकि एक अमीर मालिक और एक युवा नौकरानी के बीच के रिश्ते की सच्चाई को छिपाया जा सके? क्या वो वास्तव में बच्चे से प्यार करती है, या सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है? प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि उसका गला सूख गया है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी वो नीचे की टिप्पणियां थीं, जहरीले, जजमेंटल शब्दों से भरी। मुझे शक था, चेहरा देख के ही पता चलता है कि नाटक कर रही है। अमीर आदमी से शादी करने के लिए सब ढोंग। ऐसे लोगों पर भी तरस आता है। देखना, कल को संपत्ति भी हड़प लेगी। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली।
कोई जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। मैं इसे हटवा दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। एक बार जब लोग बुरी बात पर विश्वास करना चाहते हैं तो उन्हें सच्चाई जानने की जरूरत नहीं होती, वे बस फैसला सुनाना चाहते हैं। वो मुड़ी, लेकिन विक्रम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़ लिए। मैं तुम्हें इस तूफान का अकेले सामना नहीं करने दूंगा। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दृढ़ता दोनों थीं। मुझे जनता से डर नहीं लगता। मुझे बस डर है कि मेघा बड़ी होकर ये सब देखेगी और मेरे प्यार पर विश्वास नहीं करेगी जो मैं उससे करती हूँ। उस दोपहर मीडिया ने राठौर मेंशन के गेट को घेर लिया। कुछ पत्रकारों ने तो दीवार पर चढ़कर घर के अंदर की हर गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश की। विक्रम ने सुरक्षा गार्डों को बैरिकेड लगाने और स्थानीय पुलिस को सूचित करने के लिए कहा था। लेकिन इंटरनेट पर लहर को कोई नहीं रोक सकता था। हैशटैग छोटी सी चटाई, जो कभी पूरे समुदाय को भावुक कर गया था, अब हैशटैग नौकरानी बनी मालकिन, झूठे आंसू और प्रिया का धोखा जैसे हैशटैग से बदल दिया गया था। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की। वो मेघा की देखभाल हमेशा की तरह करती रही। लेकिन हवेली के कर्मचारियों की नजरें बदलने लगी थीं। कुछ लोग उससे बचते थे, कुछ लोग पीठ पीछे कानाफूसी करते थे। एक बार प्रिया रसोई से बाहर निकली तो उसने 2 कर्मचारियों को वो वीडियो देखते हुए पाया, जो उसे देखते ही तुरंत बंद कर दिया। वो रसोई में चुपचाप बैठी खाली जगह को देखती रही। अपने पुराने रुमाल को सहलाती रही। सबसे बुजुर्ग नौकरानी ताई ने उसके बगल में एक गिलास पानी रखा। तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो। लोगों की जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन दिल पत्थर का होता है। मैं यहाँ 20 साल से हूँ। मैंने किसी को उस बच्ची से तुम्हारी तरह सच्चा प्यार करते नहीं देखा। प्रिया ने एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उस रात जब सब सो गए थे, विक्रम अपने कार्यालय में बैठा आंतरिक रिकॉर्ड देख रहा था। उसने अपने वकील को फोन किया। मैं चाहता हूं कि तुम वीडियो के स्रोत की जांच करो। इसे सबसे पहले किसने पोस्ट किया, किस अकाउंट ने सबसे पहले साझा किया। कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये किसी अंदर के व्यक्ति का काम है। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। उसके दिमाग में उस एकमात्र व्यक्ति की छवि उभरी जिसके पास उसके अलावा हवेली की सुरक्षा तक पहुंच थी। रोहन, उसका चचेरा भाई, जो राठौर ग्रुप का वर्तमान वित्त निदेशक भी था। रोहन हमेशा प्रिया से दूरी बनाए रखता था, यहां तक कि एक बार उसने सीधे तौर पर कहा था, एक नौकरानी को कंपनी की बैठक में लाना राठौर के मानकों को गिराना है। भावनाएं रणनीति को नहीं चला सकती। विक्रम उछलकर खड़ा हो गया, कोट पहना और घर से निकल गया। रोहन के पेंटहाउस अपार्टमेंट में जब दरवाजा खुला तो दोनों पुरुषों की नजरें मिलीं, एक ठंडी, दूसरी गुस्से से भरी। ये तुमने किया है ना? विक्रम ने सीधे पूछा। रोहन ने फीकी हंसी हंसी। इनकार नहीं कर रहा, मैंने बस इसे दोबारा पोस्ट किया। क्लिप तो आपके सुरक्षा सिस्टम में पहले से ही थी। क्यों? क्योंकि आप एक मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं विक्रम भाई। पूरी कंपनी आप पर से विश्वास खो रही है क्योंकि आप मीटिंग रूम को एक परिकथा सुनाने की जगह बना रहे हैं। मैंने 10 साल तक मेहनत की है ये देखने के लिए नहीं कि राठौर ग्रुप एक पारिवारिक मंच बन जाए। वो कोई मंच नहीं है, वो एकमात्र कारण है जिससे मेरी बेटी फिर से हंसी। वो है जिसने तुम्हारी जड़ें वो किया जिस पर मैंने विश्वास किया, और तुमने उसी मूल्य को धोखा दिया जिसे मैंने बनाने की कोशिश की, ईमानदारी। रोहन कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि कड़वाहट थी। और मेरा क्या? 10 साल आपके पीछे। एक बार भी भरोसा नहीं किया गया। मैं रिश्तेदार हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक परछाई हूं। इसलिए नहीं कि तुम एक परछाई हो, विक्रम ने धीरे धीरे कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने कभी खुद के दम पर रोशनी में आने की कोशिश नहीं की। तुमने खुद ऊपर उठने के बजाय दूसरों को नीचे खींचने का रास्ता चुना। विक्रम चला गया, रोहन को ठंडी रोशनी से भरे कमरे में अकेला छोड़कर। अगले दिन राठौर ग्रुप के मुख्य पेज पर एक अप्रत्याशित लेख पोस्ट किया गया, जिस पर सीधे अध्यक्ष के हस्ताक्षर थे। उस छोटी चटाई के पीछे का सच। इसमें विक्रम ने पुष्टि की कि वीडियो को दुर्भावनापूर्ण रूप से काटा जोड़ा गया था और इसके पीछे के व्यक्ति की आंतरिक नैतिकता के उल्लंघन और गलत सूचना फैलाने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी जोर दिया,
वो महिला मेरे और मेरे पिता के जीवन में सबसे साधारण चीजों के साथ आई। एक छोटी सी चटाई, एक धीमी लोरी, एक बिना शर्त का प्यार। उसे खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी बेटी हर दिन उस सच्चाई में जी रहे हैं। लेख तुरंत बड़े पैमाने पर साझा किया गया। जनमत तेजी से बदल गया। जिन लोगों ने कभी आलोचना की थी वे माफी मांगने लगे। जो लोग चुप थे वे बचाव में बोलने लगे। एक नया हैशटैग सामने आया, सच्चाई की चटाई। उस शाम प्रिया को एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपने ही मुझे विश्वास दिलाया कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं तानों के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली थी, अब नहीं। सच के साथ बहादुरी से जीने के लिए धन्यवाद। वो रो पड़ी, दुख के कारण नहीं, बल्कि ये जानकर कि वो अकेली नहीं है। मेघा दौड़ कर आई और पीछे से प्रिया माँ को कसकर गले लगा लिया। फुसफुसाई, प्रिया माँ दुखी मत हो, मैं उस वीडियो पर विश्वास नहीं करती, मैं सिर्फ प्रिया माँ पर विश्वास करती हूँ। प्रिया ने झुककर बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और लोरी की तरह धीरे से कहा, हाँ मेरी बच्ची, सच्चाई हमेशा सबसे गर्म लोरी होती है। एक सप्ताह बाद जब मीडिया का तूफान शांत हो गया तो राठौर मैंशन अपनी परिचित लय में लौट आया। लेकिन प्रिया के दिल में शांति अब पहले की तरह खामोशी नहीं थी। ये सब कुछ अनुभव करने की भावना थी, चोट, फैसला। लेकिन अभी भी मेघा के साथ और उस आदमी के बगल में खड़ी थी जिसे वो अब साहब कहने की हिम्मत नहीं करती थी। उस सुबह जब वो मेघा को सावधानी से गर्म कपड़े पहना रही थी, विक्रम एक असामान्य भाव के साथ अंदर आया। वो उस आदमी की तरह ठंडा नहीं था जो कभी बातचीत की मेज पर बैठता था, और ना ही वो कोमल नजरें थीं जिनकी उसे हाल ही में आदत हो गई थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का तनावपूर्ण, हिचकिचाता हुआ भाव था जो कुछ छिपा रहा हो। प्रिया, क्या तुम आज दोपहर मेरी जगह मेघा को ले आ सकती हो? मुझे शेयरधारकों के साथ बैठक करनी है। कुछ काफी जटिल मामले हैं। हाँ, लेकिन क्या कुछ हुआ है? विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर एक मजबूर मुस्कान के साथ बोला, बस कुछ आंतरिक मामले हैं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। उस दोपहर मेघा को किंडरगार्टन से लेने के बाद प्रिया उसे घुमावदार रास्ते से घर ले गई, जहां पेड़ों की एक कतार थी जो मेघा को बहुत पसंद थी। दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठी, नाश्ता किया और खेली। बच्चे की खिलखिलाहट शांत सड़क पर गूंज रही थी। प्रिया माँ, क्या पापा विक्रम दुखी हैं? प्रिया चौंक गई। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल मैंने पापा को अपने काम की मेज को बहुत देर तक देखते हुए देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ खेले भी नहीं। प्रिया ने धीरे से बच्ची को गले लगा लिया। तुम्हारे पापा बस थोड़े थके हुए हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। कभी कभी बड़े लोग दुखी होते हैं, लेकिन वे कह नहीं पाते। मेघा ने सिर हिलाया और फिर आंखें उठाकर देखा। तो क्या मैं पापा के लिए कह सकती हूं? प्रिया हंस पड़ी, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा गहन गया। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है, पिछले मीडिया तूफान जैसा नहीं, बल्कि उन रिश्तों के भीतर एक भूकंप जैसा जिस पर उसने विश्वास करना शुरू कर दिया था। उस रात खाने पर प्रिया और विक्रम के बीच का माहौल कुछ अजीब था। उसने सामान्य से कम खाया, उसकी आंखें हमेशा दूर देखती रहती थीं। मेघा के सोने के बाद प्रिया ने बर्तन धोए और अपने कमरे में जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। वो मुड़ी और सीधे विक्रम के कार्यालय की ओर चल दी। दरवाजा खुला था। विक्रम उसकी ओर पीठ करके खड़ा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनी ने उसकी परछाई को लंबा और खामोश बना दिया था। आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? वो नहीं मुड़ा, बस धीरे से पूछा, क्या तुम न्याय में विश्वास करती हो? अगर न्याय का कोई असली चेहरा होता तो शायद वो एक बच्चे का चेहरा होता, प्रिया ने जवाब दिया। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर मुड़ा। उसकी आंखें थकी हुई थीं। नियंत्रण बोर्ड ने अभी अभी पता लगाया है कि रोहन ने कंपनी के नाम पर कर चोरी के लिए एक रियल एस्टेट श्रृंखला में गुप्त रूप से निवेश किया है। घाटा लगभग 300 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रिया स्तब्ध रह गई। लेकिन आपने कहा था कि रोहन सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूर्व पत्नी के जाने के बाद कभी भी अपना दिल नहीं खोलूंगा,
और तुम जानती हो, जिसे कभी नहीं कहा जाता है वो अक्सर सबसे ज्यादा हारता है। वो कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। शेयरधारक चाहते हैं कि मैं कंपनी की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से इस्तीफा दे दूं। रोहन कई परियोजनाओं में नामित है, लेकिन मीडिया के सामने वे चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूं। क्या आप ऐसा करेंगे? शायद मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कंपनी खोने का डर है। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा। नहीं, मुझे तुम्हें खोने का डर है। अगर ये बात सामने आती है तो ये तुम्हें और मेघा को फिर से उस भंवर में खींच लेगी। प्रेस चुप नहीं बैठेगा, वे फिर से खो देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम और चिंता में जियो। प्रिया चुप हो गई। फिर वो पास आई, नीचे बैठी और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आपको लगता है कि मैं यहां शांति के लिए हूं? मेरा एक परिवार था, एक घर, एक बच्चा। सब कुछ एक बरसात की रात में खो गया। मैंने जीवन के सबसे बड़े दर्द को सहा है, एक बच्चे को खोना। तो अब दुनिया में कोई भी चीज मुझे डरा नहीं सकती। विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे वो शब्दों से भी गहरी किसी चीज की तलाश कर रहा हो। तो अगर कल मेरे पास कोई पद नहीं, कोई संपत्ति नहीं, और मैं वो आदमी नहीं रहा जो बैठक की मेज पर सूट पहनकर बैठता है, तो क्या तुम तब भी रुकोगी? मैं बस एक बात पूछूंगी। जब आप सबसे नीचे होंगे तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपका हाथ पकड़कर ऊपर खींचूं या सिर्फ देखती रहूं? विक्रम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने एक कसकर गले लगाने के रूप में जवाब दे दिया। अंधेरे में दो टूटे हुए दिल एक ही लय में धड़कना सीख रहे थे। अगले दिन विक्रम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहन के सभी गलत कामों का खुलासा किया और ऑडिट कमेटी के निष्कर्षों का इंतजार करने के लिए अस्थायी रूप से पद से हटने की घोषणा की। बैठक के अंत में उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे मीडिया को हैरान कर दिया। जिस नौकरानी को कभी अवसरवादी के रूप में बदनाम किया गया था, वही मेरे साथ फैमिली टेक प्रोजेक्ट का अस्थायी रूप से संचालन करेगी, क्योंकि इस बनावटी दुनिया में वो एकमात्र सच्चाई है जो मेरे पास बची है। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। जनता दो गुटों में बंट गई। लेकिन इस बार बहुमत ने समर्थन किया। छोटी चटाई को तह नहीं किया जा सकता वाला लेख तेजी से फैला। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक संपर्क करने लगे, विक्रम के कारण नहीं, बल्कि उस मूल मूल्य के कारण जिसका राठौर ग्रुप प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपूर्ण लोगों के बीच सच्चा स्नेह। उस शाम जब प्रिया अपने कमरे में लौटी तो उसने मेज पर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा देखा, जिसके अंदर एक रुमाल था जिस पर कढ़ाई की हुई थी। उस दिन की छोटी चटाई, आज का मजबूत दिल। नीचे विक्रम की हाथ से लिखी एक पंक्ति थी, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं, लेकिन तुम ही हो जिसने मुझे खड़े होने का कारण दिया। अगर किसी दिन तुम गिर जाओ तो कृपया मुझे उस चटाई के नीचे लेटने देना, बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ सबसे ठंडे दिनों से गुजरने के लिए। प्रिया मुस्कुराई, आंसू चुपचाप बह निकले। वो सोती हुई मेघा के पास गई, उसके बगल में लेट गई और फुसफुसाई, परिवार को पूर्ण होने की जरूरत नहीं है ना बेटा? बस सच्चा होना ही काफी है। रविवार की सुबह जब पूरी हवेली शांतिपूर्ण नींद में डूबी हुई थी, प्रिया चुपचाप उठी और मेघा को पीछे के बगीचे में ले गई। हल्की हवा चल रही थी जिसमें फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। मेघा ने अपना सिर प्रिया की छाती में रगड़ा। उसकी आंखें अभी भी अधखुली थीं। उसने उसका गला कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे अलग कर देगा। प्रिया माँ, हम पार्क चलें? हाँ, लेकिन पहले नाश्ता करना होगा, ठीक है? मेघा ने धीरे से सिर हिलाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे ये पल खो जाएगा अगर उसने उसे कसकर नहीं पकड़ा। उसके दिल में एक अस्पष्ट चिंता थी, एक अंतर्ज्ञान की ये शांति जल्द ही खत्म होने वाली है। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही घंटों बाद जब वो बच्ची को बाहर ले जाने के लिए कपड़े तैयार कर रही थी, विक्रम का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो आ गई है। कौन? नताशा, मेघा की असली मां। प्रिया चुप खड़ी रही, उसके हाथ नीचे लटक गए, जैसे उसने वो सब कुछ गिरा दिया हो जिसे वो इतने समय से संभालने की कोशिश कर रही थी। नताशा बिना किसी झिझक के हवेली में दाखिल हुई। उसने एक सफेद फिटेड ड्रेस,
लाल ऊंची एड़ी के जूते और चमकीले लाल होंठ लगा रखे थे। उसके बाल ऐसे संवारे हुए थे जैसे वो किसी फोटोशूट के लिए तैयार हो। उसके पीछे एक सुरुचिपूर्ण दिखने वाला आदमी था जिसने काले चश्मे पहने हुए थे। वो उसका वकील था। मेघा लिविंग रूम में अपने खिलौनों से खेल रही थी जब उसने उस महिला को आते देखा। तो वो खड़ी हो गई और प्रिया के पीछे छिप गई। उसकी आंखों में डर था। नताशा झुकी, उसकी आवाज ऊंची थी। मेघा, क्या तुम्हें माँ याद है? मेघा ने सिर हिलाया और प्रिया के पीछे और छिप गई। उसने प्रिया की कमीज खींची। उसका मुंह रोने जैसा हो गया। तुम माँ नहीं हो। प्रिया माँ ही माँ है। नताशा ने सिर उठाकर एक फीकी हंसी हंसी। देखा, तुम लोगों ने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है। विक्रम आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं अपनी बेटी को वापस लेना चाहती हूं। मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, सबूत है कि मैं असली मां हूं। अगर तुम स्वेच्छा से कस्टडी नहीं देते तो मैं अदालत में याचिका दायर करूंगी। तुमने उसे बिना एक शब्द कहे छोड़ दिया था। तुमने कस्टडी छोड़ने के लिए एक पत्र लिखा था। वो पहले की बात थी। अब मैं बदल गई हूं। मेरे पास एक स्थिर नौकरी है, आर्थिक रूप से मजबूत हूं, मुझे अधिकार है। प्रिया आगे बढ़ी, मुट्ठी भींच ली। अगर तुम सच में उससे प्यार करती तो तुम उसे इतना नहीं डराती कि वो कांपने लगे। मेढा कोई गुड़िया नहीं है जिसे कोई भी जब चाहे ले जा सके। उसका दिल है। उसकी भावनाएं हैं। नताशा ने उसे देखकर होंठ सिकोड़े। और तुम एक नौकरानी होकर मेरी बेटी को छीनना चाहती हो? तुम खुद को समझती क्या हो? मैं वो हूं जो हर रात जागती थी जब उसे बुखार होता था। मैंने उसे पापा कहना सिखाया। मैंने उसे तब सुलाया जब उसे बुरे सपने आते थे, और तुम सिर्फ कागज पर एक नाम हो। हवा भारी हो गई। विक्रम मुड़ा, मुट्ठी भींच ली और फिर सीधे नताशा को देखा। तुम चाहो तो मुकदमा कर सकती हो, लेकिन मैं अंत तक लड़ूंगा। अगले कुछ दिन एक लंबी तनावपूर्ण श्रृंखला थे। नताशा के वकील ने जिला अदालत में आधिकारिक तौर पर कस्टडी बहाल करने की याचिका दायर की। खबर इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों ने खबर छापी कि अरबपति विक्रम राठौर अपनी पूर्व पत्नी के लौटने के कारण बच्चे की कस्टडी खोने वाले हैं। जनता फिर से बट गई। कुछ ने मां के अधिकारों का समर्थन किया, कुछ विक्रम और प्रिया के पक्ष में खड़े हुए। लेकिन प्रिया के लिए सबसे डरावनी बात मेघा की चिंतित आंखें थीं, हर बार जब कोई उसकी असली मां का जिक्र करता था। एक दिन जब प्रिया बच्ची को जूते पहना रही थी, मेघा ने धीरे से पूछा, अगर मुझे ले जाया गया तो क्या प्रिया माँ मेरे साथ आएगी? प्रिया का गला भर आया। कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। प्रिया माँ, वादा करो। मैं वादा करती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। पहली सुनवाई एक छोटे से अदालत के कमरे में हुई, जिसमें कोई प्रेस नहीं था। केवल जज, दोनों पक्षों के वकील और एक विशेष व्यक्ति, एक बाल मनोवैज्ञानिक, जिसे मेघा और काबिन के बीच के बंधन का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था। लंबी प्रस्तुतियों के बाद जज ने मेघा को मनोवैज्ञानिक के साथ एक अलग मूल्यांकन कक्ष में जाने का अनुरोध किया। प्रिया बाहर खड़ी थी, उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। विक्रम पत्थर की तरह चुप था। नताशा ने एक फीकी मुस्कान दी, आत्मविश्वास से भरी। लगभग 30 मिनट के बाद दरवाजा खुला। मनोवैज्ञानिक हाथ में मूल्यांकन रिपोर्ट लिए बाहर आई। उसने सबको देखा और फिर जज से कहा, मेढा का प्रिया नामक महिला के साथ एक स्पष्ट बंधन है। वो उसे स्वाभाविक रूप से मां कहती है और अपनी असली मां के साथ रहने का जिक्र करने पर डर की प्रतिक्रिया दिखाती है। जब मैंने उसे प्रिया से अलग करने का सुझाव दिया तो उसने हल्की घबराहट के लक्षण दिखाए। नताशा उछल पड़ी। उसका ब्रेन वॉश किया गया है। मैं उसकी असली मां हूं। जज ने चेतावनी के लिए हथौड़ा बजाया। फिर उन्होंने विक्रम को देखा। उनकी आवाज गहरी थी। हमें और मूल्यांकन के लिए समय चाहिए, लेकिन अस्थायी रूप से बच्ची अगली सुनवाई तक अपने वर्तमान निवास पर ही रहेगी। इस दौरान असली मां को निगरानी में नियमित रूप से मिलने का अधिकार होगा। नताशा ने विरोध करना चाहा, लेकिन उसके वकील ने उसे खींच लिया। प्रिया ने मुड़कर मेघा को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से दबाया। हमें अभी और लड़ना है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। उस रात जब सब सो गए थे,
प्रिया खिड़की के पास अकेली बैठी उस आंगन को देख रही थी जहां मेघा खेलती थी। उसे अतीत याद आया, वो रात जब बाढ़ ने उसकी छोटी बेटी को बहा दिया था। इतने सालों में पहली बार उसने खुद को रोने की इजाजत दी, दुख के लिए नहीं, बल्कि ये जानकर कि उसने फिर से मां होने का एहसास पा लिया है। विक्रम अंदर आया, एक कप गरम चाय रखी। मुझे अभी अभी खबर मिली है, निदेशक मंडल चाहता है कि मैं फैमिली टेक के समर्थन में छपी खबरों के बाद पूर्णकालिक रूप से वापस आ जाऊं। तो सब कुछ ठीक हो गया? नहीं। अभी एक आखिरी काम बाकी है। वो उसके बगल में बैठ गया, चुपचाप अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये कस्टडी की पुष्टि का एक आवेदन था जिसमें उसके हस्ताक्षर के लिए खाली जगह थी। मैं चाहता हूं कि तुम आधिकारिक तौर पर मेघा की सहपालक बनो, एक नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि उसकी मां के रूप में। और अगर तुम चाहो तो मेरे परिवार की मां भी। प्रिया स्तब्ध रह गई, कांपते हाथों से आवेदन लिया, आंसू बह निकले, लेकिन वो दर्द से नहीं रोई। कई सालों में पहली बार वो खुशी से रोई। मुझे कागजात की जरूरत नहीं है, मुझे बस प्यार करने और प्यार पाने के लिए एक जगह चाहिए। तो हम उस दिन की छोटी चटाई से एक असली घर तक फिर से शुरू करते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे दो लोग जो कभी लहरों में बह गए थे, अब किनारे पर एक दूसरे को पा लिया था, बगल के कमरे से आती बच्चे की हंसी के बीच। एक साधारण लेकिन मजबूत परिवार का सपना उन दिनों से बनाया गया था जो कभी असंभव लगते थे। पहली सुनवाई के 1 महीने बाद राठौर मैंशन में जीवन धीरे धीरे स्थिर हो गया। कंपनी को एक नई टीम के साथ मजबूत किया गया। फैमिली टेक परियोजनाओं को परिवार को केंद्र में रखकर फिर से शुरू किया गया। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ऐप नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक मंच था। जनता की राय भी धीरे धीरे बदल गई। जहां पहले प्रिया नौकरानी नाम का उपहास किया जाता था, वहीं अब ये कई लेखों में सम्मानपूर्वक दिखाई देता था, जैसे बिना पद की मां लेकिन प्यार से भरी, या छोटी चटाई। बड़ा दिल। और फिर एक दिन विक्रम ने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव रखा। प्रिया, मुझे राष्ट्रीय परिवार मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस साल का विषय गुमनाम माताएं हैं। उन्होंने तुम्हें भी साथ में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। प्रिया एक पल के लिए चौंक गई। मैं हजारों लोगों और लाइव टेलीविजन के सामने बोलूंगी। ज्यादा मत सोचो, तुम एक वक्ता नहीं हो, तुम बस तुम हो, वो मां जिसे मेघा ने अपने दिल से चुना है। प्रिया ने एक फीकी हंसी हंसी। मुझे पोंछा पकड़ने की आदत है। माइक्रोफोन नहीं, तो इस बार तुम अपने सच्चे शब्दों से लोगों के दिलों की धूल साफ करना। विक्रम की बात ने उसे हंसा दिया। भले ही उसका दिल अभी भी चिंताओं से भरा था, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। इसलिए नहीं कि वो मंच पर जाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में कुछ था जो उसे प्रेरित कर रहा था। जैसे इतने सालों के बाद उसे अपनी आवाज उठाने की जरूरत थी, साबित करने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए। जीवन का धन्यवाद कि उसने उसे नहीं छोड़ा। उस दिन की छोटी चटाई का धन्यवाद जो बाढ़ के साथ नहीं बही, बल्कि एक ऐसी याद के रूप में बनी रही जो कभी नहीं मिटी। राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का बड़ा हॉल लोगों से खचाखच भरा था। मंच की रोशनी जगमगा रही थी। पहली पंक्ति में व्यवसायी, नेता, मनोवैज्ञानिक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि थे। विक्रम के बगल में प्रिया थी, एक सादी सफेद साड़ी पहने। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे। उसने कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने थे, कोई गहने नहीं, कोई भारी मेकअप नहीं। बस प्रिया थी, जिसकी आंखों ने कभी तूफानी हवाओं का सामना किया था और जिसके दिल ने एक ऐसे बच्चे से फिर से प्यार करना सीखा था जिसे उसने जन्म नहीं दिया था। एमसी ने परिचय समाप्त किया और रोशनी उस पर पड़ी। प्रिया मंच पर चढ़ी। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था, लेकिन जब उसने नीचे की पंक्तियों में देखा तो उसने मेघा को विक्रम की गोद में बैठे हाथ हिलाते और मुस्कुराते हुए देखा। एक छोटी सी मुस्कान जो उसकी आंखों में पूरे सभागार को रोशन करने के लिए काफी थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और शुरू किया। मेरा नाम प्रिया है, 31 साल की। मैं कभी एक छोटे से किराए के कमरे में चटाई बिछाने वाली थी, मेढा के लिए हर छोटा तौलिया धोने वाली थी। और इस व्यस्त दुनिया में एक ऐसा नाम थी जिसे कोई याद नहीं रखता था। वो रुकी और चुप सभागार में चारों ओर देखा।
लेकिन आज मैं यहाँ अपनी जीवन कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक बात साझा करने के लिए खड़ी हूँ। कभी कभी एक बच्चे की असली माँ वो नहीं होती जिसने उसे जन्म दिया, बल्कि वो होती है जिसने तब रुकने का फैसला किया जब बाकी सब कुछ छोड़कर चला गया। नीचे की पंक्तियों में कोई रो पड़ा, किसी ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया, कुछ पत्रकारों ने अपने कैमरे और पास कर लिए। मैंने बाढ़ में एक बच्चे को खो दिया था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी भी उस पानी के साथ बह गई। लेकिन फिर भाग्य ने मुझे एक शानदार घर में नौकरानी के रूप में रख दिया। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन फिर मेघा ने मुझे माँ कहा। पहली रात जब मैंने उसे ठंडे फर्श पर सुलाया, और उस दिन से मुझे पता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी पद की जरूरत नहीं होती, फिर भी वे पूरी होती हैं। प्रिया ने विक्रम के घर आने के शुरुआती दिनों, संदेह, जागती रातों और अवसरवादी कहे जाने पर हुए तोड़फड़ के बारे में बताया। वो एक समान स्वर में बोल रही थी, लेकिन हर कोई उसके हर शब्द में दर्द और साहस को महसूस कर सकता था। आज मैं यहाँ अच्छाई की प्रशंसा करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं कोई देवदूत नहीं हूं। मैं भी स्वार्थी थी, मैंने भी छोड़ने का सोचा था, लेकिन मेघा के एक वाक्य ने मुझे रोक लिया। प्रिया माँ, मत जाओ, मुझे अंधेरे से डर लगेगा। उसकी आवाज भर्रा गई। इसीलिए मैं रुकी, इसलिए नहीं कि मैं मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं रुकती तो उस बच्ची के लिए रोशनी कौन बनाए रखेगा। प्रिया ने सिर झुकाया। पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। ये कोई औपचारिक ताली नहीं थी, बल्कि एक स्वीकृति, सम्मान और भावना थी। उसी रात #छोटी सी चटाई पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया। फैमिली टेक प्लेटफॉर्म पर हजारों माताओं, आम मजदूरों, एकल माताओं और यहां तक कि एकल पिताओं ने अपनी कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। गुमनाम देखभाल करने वालों की एक लहर उठी। अब कोई उन्हें अदृश्य नहीं मानता था। कुछ दिनों बाद एक हल्की बारिश वाली दोपहर में विक्रम ने हवेली के बगीचे में एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जहां मेघा अक्सर खेलती थी। कोई रेड कारपेट नहीं, कोई भव्य पृष्ठभूमि नहीं, बस आंगन के बीच में एक छोटी सी चटाई बिछी थी। उस पर 3 लोग थे, प्रिया, विक्रम और मेघा। बच्ची ने दोनों के हाथ पकड़ रखे थे, उसकी आंखें चमक रही थीं। एक पत्रकार ने पूछा, विक्रम साहब, फैमिली टेक प्रोजेक्ट का अगला लक्ष्य क्या होगा? विक्रम मुस्कुराया, उसकी नजरें प्रिया पर थीं। टेक्नोलॉजी हमें प्रबंधन, जुड़ने, समय को अनुकूलित करने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर मानवता की कमी है तो सब कुछ ठंडे उपकरण है। आज से फैमिली टेक एक नई शाखा, छोटी चटाई कॉर्नर खोलेगा, जहां कोई भी जिसने कभी देखभाल की है, कोई भी गुमनाम मजदूर अपनी कहानी बता सकता है, वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, महान बनने के लिए नहीं, बल्कि अनदेखा ना किए जाने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। प्रिया ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, लेकिन फिर उसने विक्रम को धीरे से खींचा और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे एक खबर देनी है। क्या खबर? मेरा पीरियड लगभग 1 महीने से लेट है। विक्रम स्तब्ध रह गया। फिर वो बहुत धीरे से हंसा। ये जीत की हंसी नहीं थी और नहीं आश्चर्य की, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की हंसी थी जो तूफान से गुजर चुका था और असली सूरज को देख चुका था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मेघा के कान में फुसफुसाया, बेटा, लगता है जल्द ही तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाला है। क्या तुम बड़ी बहन बन सकती हो? मेघा ने आंखें गोल की और फिर जोर से बोली, तो हमारे घर में 2 चटाइयां होंगी, एक माँ और तुम्हारे लिए और एक छोटे बच्चे के लिए। सब हंस पड़े। कोई नहीं जानता था कि कल क्या होगा, लेकिन उस पल बगीचे के बीच में उस साधारण चटाई पर 3 लोग जो कभी अकेले थे, कभी टूटे हुए थे, एक परिवार बन गए थे। और वो छोटी सी चटाई जो कभी तुच्छ लगती थी, एक महान प्रेम का प्रतीक बन गई, जिसे दिखावे की जरूरत नहीं थी, बस सच्चे दिल की जरूरत थी। आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं।